नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स। इसका टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र सांख्यिकी। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स है। इस चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र सांख्यिकी। तो अर्थशास्त्र सांख्यिकी जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र सांख्यिकी जिसके पढ़ना हमें दैनिक जीवन की क्रियाएं पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो दैनिक जीवन की क्रियाएं दोस्तों क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आइए जानकारी लेते हैं। तो दैनिक जीवन की क्रियाएं यानी कि जो जीवन से जुड़ा हुआ हो, हमारे अस्तित्व से, जीवन से, स्वास्थ्य से, कैसे रहन सहन चाहिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, कैसे रहना चाहिए इस जीवन में, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैनिक जीवन की क्रियाएं को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आर्थिक क्रियाएं और होते हैं एक गैर आर्थिक क्रियाएं दोस्तों। तो आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं में क्या दोस्तों अंतर है, तो उस अंतर को हम लोग जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। और इस चैप्टर को पढ़ेंगे आज बहुत ही आसान तरीकों से, सरल भाषा में। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं की, क्योंकि दैनिक जीवन की जो है दोस्तों दो प्रकार की क्रियाएं हैं। एक है आर्थिक क्रियाएं और एक है गैर आर्थिक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धन उपार्जन के उद्देश्य से, धन उपार्जन के उद्देश्य यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, धन उपार्जन करने का, यानी कि बोल रहा है धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य, धन उपार्जन के लिए किया गया कार्य, उस उद्देश्य से, उस पर्पज से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि धन यानी कि पैसे के उद्देश्य से हो सकता है या बहुत की हो सकता है, ताकि हमारा क्या हो, मुनाफा हो, फायदा हो उसमें। कार्य आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे खेती करना। क्या है, जैसे इसका खेती करना, खेती करना। अब क्या करेंगे हम, अगर मान लीजिए हम एक खेत में खेती करते हैं, उससे क्या होगा, हमारा हानि होगा या लाभ होगा। तो ये 100% अगर हम खेती करेंगे उसमें हमारा क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है आर्थिक क्रियाएं, बोल रहा है कि धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे कि खेती करना। अब देखते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। तो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य। इसमें बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया, कोई पर्पस से काम नहीं कर रहे, कोई उद्देश्य से, कोई एक नहीं है मेरा कि ताकि उससे हम धन कमा सके, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, से किया गया कार्य गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे समाज कार्य। अब दोस्तों समाज में कार्य क्या हो गया, समाज कार्य जैसे कि समाज में कोई कार्य किया, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होना, कोई मुनाफा नहीं होना, कोई धन मिलेगा नहीं, हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, तो इसलिए बोलते हैं इसे गैर आर्थिक क्रिया। अब देखते हैं दोस्तों इसके आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका आगे। अब पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं हमने पढ़ चुके हैं, अब इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो ये होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, उत्पादन होते हैं, उपभोग होते हैं, निवेश होते हैं और विनिमय होते हैं और एक वितरण होते हैं। तो दोस्तों उत्पादन क्या होता है, उत्पादन वो होता है दोस्तों जो अपने आय को, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए उन सेवाओं का, नई नई सेवाओं का उपभोग करता है, ताकि क्या हो, इनकम इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। उपभोग, ये उपभोग है दोस्तों, ये क्या काम करता है, ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, उपभोग करता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये होता है दोस्तों उपभोग होता है। अब होता है, ये होता है निवेश। ये होता है दोस्तों लेन देन से किया गया कार्य, लेन देन से किया गया कार्य, जैसे कि अब चल रहा है मुद्रा यानी कि पैसा। मुद्रा लेन देन क्या कैसे करते हैं हम लोग, पैसे से करते हैं, कुछ
खरीदते हैं तो पैसे से खरीदते हैं, बेचते हैं उससे हम क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। इसलिए क्या बोला, लेन देन से किए गए कार्य। विनिमय, विनिमय जो है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विनिमय ये नई नई चीज़ों का उत्पादन करता है, नई नई चीज़ों का क्या करता है, उत्पादन करने का काम करता है। और सबसे लास्ट में है वितरण। वितरण दोस्तों एक पूंजी है, पूंजी एक आर्थिक क्रिया है जो पूंजी लगा करके उससे क्या करते हैं, हम इनकम कमाने का ढांचा देखते हैं अपना। तो अब देखिए सांख्यिकी के जन्म के दाता कौन थे। सांख्यिकी के जन्म के दाता जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान गोल्डफ्राइड ओकेनवाल 1749 में थे। तो जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिसका नाम था गोल्डफ्राइड ओकेनवाल। गोल्डफ्राइड ओकेनवाल ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोल्डफ्राइड ओकेनवाल जो 1749 में खोज किए थे। अब बात करें दोस्तों इसका आगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसके आगे। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों आंकड़ों का संकलन। अब ये आंकड़ों का संकलन क्या होता है, जब कोई अन्वेषक अपने अध्ययन के लिए आंकड़ों का स्वयं अथवा अन्य प्रकाशिक या अप्रकाशिक विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त करता है। क्या करता है, आंकड़ों का स्वयं अथवा अन्य प्रकाशिक या अप्रकाशिक विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त करता है, तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का संकलन कहते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम दो भागों में बांट देंगे, यानी कि इसमें हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, पहला प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या था दोस्तों, इसके बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक आंकड़े। तो दोस्तों प्राथमिक आंकड़े होता है वह होता है जो अनुसंधानकर्ता जो होता है वो खुद सीधे तौर पर आकर के सीधे अपने से देखता है। जैसे कि कोई अनुसंधान करता है जो है, ये कोई व्यक्ति है या कोई बड़े स्थान का व्यक्ति है जो आया, कोई स्कूल में आ गया, सपोज दैट वो स्कूल में चल गए और कोई बच्चों से पूछ रहे हैं, खड़ा करके कोई बच्चों से कि तुम्हारा रिजल्ट में अंक कितना आया, वो पूछ रहे हैं, अनुसंधानकर्ता पूछ रहे हैं, किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। तो वह स्टूडेंट बोला हमारे इतना अंक आए हैं। अब दूसरा फॉर एग्जाम्पल है द्वितीयक आंकड़े। अब इसमें जो है दोस्तों अनुसंधानकर्ता जो है वो खुद नहीं आते हैं, किसी और से पूछवाते हैं। जैसे कि टीचर से कॉल पे पूछ सकते हैं कि हाँ तुम्हारा स्टूडेंट का जो पासिंग रिजल्ट है वो कितना आया है, ऐसा करके पूछेंगे कॉल करके। वो सीधे तौर पर द्वितीयक आंकड़े में आएंगे नहीं, वो कॉल करके पूछेंगे या किसी तरह पूछेंगे, लेकिन द्वितीयक आंकड़े में वो सामने सीधे तौर पर बिल्कुल नहीं आएंगे, वो कॉल करके पूछेंगे। तो टीचर बताएंगे कि इतना नंबर आया है। अब वो जो हो गया द्वितीयक आंकड़े जो हो गया वो तो अप्रकाशिक है। वो क्या है, अप्रकाशिक है, क्योंकि वो अनुसंधान करता जो वो अपने से आकर के नहीं पूछे बल्कि टीचर से पूछे कि तुम्हारे स्टूडेंट का रिजल्ट कितना आया। और प्राथमिक आंकड़े में क्या है दोस्तों, अनुसंधानकर्ता जो है वो सीधे तौर पर आते हैं और पूछते हैं स्टूडेंट से खड़ा करके तुम्हारा रिजल्ट कितना आया। इस तरह से होता है ये आंकड़ों का संकलन। तो दो प्रकार से होते हैं, द्वितीयक आंकड़े और प्राथमिक आंकड़े। हमने इसे पहचान लिया ये क्या होता है। अब दोस्तों अब बात करेंगे इसके आगे। अब बात करें दोस्तों इसका आगे। तो इसका आगे दोस्तों अर्थ सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व है। सांख्यिकी का जो महत्व है वो अर्थशास्त्र में क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है। तो ये दोस्तों यह आर्थिक नियोजन के लिए ढांचा प्रदान करता है। आर्थिक नियोजन के लिए ढांचा प्रदान करता है, यानी कि सही निर्णय के ढांचा प्रदान करता है, सही दिशा में जाने के लिए क्या करता है, ये ढांचा प्रदान करता है। अगर दोस्तों व्यापार एवं उत्पाद में सांख्यिकी व्यापार का आकार बढ़ने पर मांग या आपूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है। अब ये दोस्तों जैसे कि मार्केट में अभी कितना डिमांड चल रहा है, किसका कितना मांग चल रहा है, तो उसी के अनुसार ये क्या करता है, अपने सामान को सप्लाई करके घटा या बढ़ा करके अपने बिजनेस को क्या करता है, बढ़ाता है।
तो इसी के साथ क्या है दोस्तों, हमारा चैप्टर जो है दोस्तों ये होता है, समाप्त होता है। अब क्या करेंगे हम, चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे कल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।